नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फ्यूज़न नोट्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, जूनियर इंस्ट्रक्टर है और सीनियर इंस्ट्रक्टर है, इनकी जो वैकेंसी है, वो उसकी अधिसूचना जारी हो गई है, जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। इसमें 2 मेन पॉइंट हैं जो क्वालिफ़िकेशन माँगी गई है या एलिजिबिलिटी जिसको अपन बोलें। तो उसके अंदर अगर आपका एमटेक किया हुआ है या उसके इक्विवेलेंट है, तो आप सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो, बीटेक वाले जूनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो एक ये जो मेन है पॉइंट है ये जोड़े गए हैं। इसके बाद एक डिटेल्ड जो नोटिफिकेशन भी जारी होगा गवर्नमेंट का, उसमें सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। बट मेन चीज़ें जो इससे अपन समझने की कोशिश करें, तो एक ये है, पहला पॉइंट है कि 5 साल की एज में छूट जो नॉर्मली मिल जाती है ओबीसी कैंडिडेट्स को, मेल कैंडिडेट्स को, एमपीसी को, और जो जनरल हैं उनकी फ़ीमेल कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट है, और जो एससी एसटी के मेल फीमेल दोनों को 10 साल की छूट दी गई है। उसके बाद में जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक यानी जो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर डिवाइड किया गया है 50-50 परसेंटेज पोस्ट के अंदर, यानी 50% पोस्ट हैं वो नए लोगों से भरी जाएंगी, 50% पोस्ट है वो एक्सपीरियंस्ड से भरी जाएंगी। तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का आपका 5 साल का अनुभव होना चाहिए। तो बेसिकली इसमें मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि 5 साल कंप्यूटर अनुदेशक राजस्थान में कभी हुआ नहीं, तो जो प्रोग्रामर हैं या इस टाइप की जो गवर्नमेंट सर्वेंट है जिनका 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे। और उनके लिए क्वालिफ़िकेशन में ये है कि उनके पास जो रिक्वायरमेंट है उसमें स्नातकोत्तर यानी एमटेक किया हुआ वो एटलीस्ट होना चाहिए। अब बेसिक बात कर लेते हैं, जो 50% जो पद भरे जाएँगे उनकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो इसमें एमटेक माँगा है। एमटेक में कौन-कौन सी ब्रांच अलाउ की गई हैं? लगभग सारी ब्रांच इसमें अलाउ कर दी हैं। जैसे पहले ये बोल रहे थे कि सीएसआईटी होगा, लेकिन सीएस भी है, आईटी भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी है, इलेक्ट्रिकल भी है। उसके बाद में ट्रिपली भी है, जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से जो होती है ब्रांच। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन जो ब्रांच चलती है वो भी है इसके अंदर गत, और जो टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच जो होती है, ये भी है। इन सब ब्रांच के अंदर आपका एमटेक किया हुआ होना चाहिए। या फिर दूसरा जो है आपका है कि जो कंप्यूटर साइंस है, सीएस हो गया या आईटी हो गया, इसके अंदर आपने एमएससी भी कर रखी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर आपके पास एमसीए है, यानी बहुत इसमें जो भी किया है कि सबको अलाउ कर दिया गया है, एमसीए वाले भी एलिजिबल हैं, बी एमटेक वाले भी एलिजिबल हैं, एमएससी आईटी वाले भी एलिजिबल हैं, और आपका बी या सी लेवल का जो कंप्यूटर का डिप्लोमा होता है, बी लेवल का, सी लेवल का, वो डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन बनती है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये बात है, सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक इसके पद मतलब काफ़ी कम रहेंगे। कंपैरेटिवली ये माना जाए तो 90% के करीब जो पद होंगे। जो भी अनुमानित जो चल रहा है वो है पदों की संख्या, मतलब टोटल 10,000 है, उसमें से 8 साढ़े 8 हज़ार पद ये होंगे। और जो सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक हैं उसके पद को काफ़ी कम होंगे, उनमें से भी 50% ये इस हिसाब से भरे जाएँगे। और इसकी जानकारी जो कंप्लीट है वो डिटेल्ड जो नोटिफ़िकेशन जारी होगा। लेकिन आप इसमें ये देख सकते हैं कि क्या-क्या होगा, कौन फॉर्म भर सकता है, किस हिसाब से आपको तैयारी शुरू करनी है। तो जो जूनियर कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें, तो उसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट किया है वो ये है कि स्नातक के साथ में आपको ए लेवल या पीजीडीसीए किया हुआ हो, आप एलिजिबल हैं। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि काफ़ी लोग हैं जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन उन्होंने बाद में पीजीडीसीए कर लिया या ए लेवल कर लिया, जो डोएक का कोर्स होता है, ओ ए बी सी, इस तरह से। तो जो ए लेवल आपने कर लिया, तो उसके लिए इस हिसाब से आप एलिजिबल हैं। दूसरी चीज़ है, जो बीटेक वाले हैं वो तो सारे एलिजिबल ही हैं। केवल अगर मैकेनिकल और सिविल को छोड़ दिया जाए, तो जो मेन ब्रांच होती हैं जैसे सीएस हो गया, आईटी हो गया, ईसी हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, और ये सारे एलिजिबल रहेंगे। दूसरी चीज़ है, आपने बीएससी आईटी किया है, आईटी या सीएस में बीएससी किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। उसके बाद में अगर आपने बीसीए किया है तो भी एलिजिबल हैं। तो यानी कहने की बात ये है कि इसके अंदर कंपटीशन अब काफ़ी बढ़ा दिया गया है। बीसीए वाले भी देंगे, बीएससी आईटी भी देंगे, बीटेक तो खैर है ही है मेन चीज़ के लिए, और इसके अंदर ये चलेगा।
अब इसके बाद जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है उसकी बात कर लेते हैं, तो दोनों के एग्ज़ाम पैटर्न में कोई फ़र्क नहीं है। ये इस तरह से होगा कि 2 पेपर होंगे, पहला पेपर 100 अंकों का होगा, दूसरा पेपर भी 100 अंकों का होगा, 2 पेपर होंगे। जो फर्स्ट पेपर होगा 100 मार्क्स का वो होगा जीके या रीज़निंग, मैथ इनसे रिलेटेड, और जो सेकंड पेपर होगा उसके अंदर आपका कोर सब्जेक्ट पूछा जाएगा। तो जो मेन टॉपिक दिए गए हैं, जैसे ये राजस्थान जीके के कुछ टॉपिक हो गए, उसके बाद में जो लॉजिकल रीजनिंग हो गया, यानी रीजनिंग हो गई आपकी, और ये जो नंबर डीआई हो गया, जो है आपके बैंक में अगर आपने तैयारी की है, बैंक में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, डीआई हो गया नंबर वाला, ये पार्ट हो गया। तो जो फर्स्ट पार्ट है आपका, वो अब 1 और 2 में दिया है, तो इस हिसाब से होना चाहिए कि 50% जीके आए, 50% में मैथ रीजनिंग शामिल किया जाए, और डीआई भी इसके अंदर शामिल किया जाए। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें, हमारी टीम जो इन्फ्यूज़न नोट्स है वो कंप्यूटर अनुदेशक के कंप्लीट जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग नोट्स है वो तैयार कर रही है, और तैयार हैं लगभग। उनको बस कंप्यूटर अनुदेश जो आज सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बना के, और आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे कम्प्लीटली सिलेबस के अकॉर्डिंग, टॉपिक वाइज। और जो हमारा पुराना रिकॉर्ड है जो रहा है, हमारे अब तक के नोट्स हैं उसके अंदर आप ये देखें कि आरएस के अंदर भी हमने 73 क्वेश्चन हमारे नोट्स से आए हैं, एसआई में भी 123 के समथिंग आए हैं, और जो अभी लेटेस्ट वीडियो का पेपर हुआ था उसमें एवरेज 59 क्वेश्चन जो चारों शिफ्ट के अंदर है। तो आप इसका सैंपल ज़रूर देखें, आप खरीदें या नहीं खरीदें आपकी चॉइस है, लेकिन आप सैंपल ज़रूर देखें। इसके लिए मैं नीचे व्हाट्सएप का लिंक दे दूँगा, उस लिंक पे आप व्हाट्सएप करेंगे, तो आप सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है, हाय लिखना है उसके अंदर, और कि मेरे को कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के सैंपल चाहिए, आप सैंपल ज़रूर देखें। तो अब वापस बात करते हैं कि इसके अंदर जो सेकंड पेपर है उसके अंदर जो सिलेबस क्या है। तो सेकंड पेपर के अंदर वही चीज़ है कि पूरा का पूरा नेगेटिव मार्किंग भी है, 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का होगा। और जो सेकंड पेपर है इसके अंदर पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट का होगा, यानी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स आ गई, बेसिक आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ओप्स हो गई, सी प्लस प्लस जावा हो गया, डाटा डीएसए जिसको बोलते हैं डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स हो गई, डिजिटल लॉजिकल सिस्टम है जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है इसके अंदर, और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए जो एमएस जैसे माइक्रोसॉफ्ट का है, मैक का है, इस तरह से डेटाबेस मैनेजमेंट जिसको डीबीएमएस बोलते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एसई हो गया आपका, डेटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, और उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी जो सीसीएन है जिसका काफ़ी लोगों ने अगर किया है उनको काफ़ी पता है नेटवर्किंग का, और उसके बाद बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, जो कम्युनिकेशन के जो भी बेसिक पॉइंट है, वेब डेवलपमेंट। तो यानी कहा जाए तो मोटा मोटा सिलेबस काफ़ी ज़्यादा दिया गया है, आपको हर एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, एटलीस्ट आपको हर एक चीज़ का बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट होना ही होना चाहिए। अब पेपर की लेवल की बात करें तो दोनों के सिलेबस में मेरे को कोई ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आया है। जैसे ऊपर आपने देखा सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, अब नीचे अपन बात करें तो लगभग सेम टॉपिक है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स भी यहाँ भी है, डेटा प्रोसेसिंग है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है, डीएसए आ गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन, नेटवर्क सिक्योरिटी, डीबीएमएस, सिस्टम एनालिसिस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यानी कि जो एमटेक वाला पेपर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट थोड़ा ज़्यादा है, और जो बीटेक वाला पेपर है उसके अंदर थोड़ा कंप्यूटर का पार्ट ज़्यादा है। तो बेसिकली अगर आप एमटेक होल्डर हैं, दोनों आप पेपर देंगे, तो आप पेपर इस तरह से तैयारी करें, दोनों जो सब्जेक्ट हैं या दोनों जो वैकेंसी हैं उनमें से कॉमन सिलेबस निकाल लें कि ये कॉमन है, उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा है उसको आप पढ़ें। और जो मेरी आपको राय है, अगर आप कहीं से भी कोचिंग कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या हमारे नोट से भी लें, एटलीस्ट आप हर एक चीज़ का बेसिक नॉलेज ज़रूर लें, क्योंकि जो इसका पेपर होगा जूनियर इंस्ट्रक्टर का उसमें मुझे नहीं लगता कि इतना डीप से पूछा जाएगा, बेसिक लेवल से पूछा जाएगा, बट आपको थोड़ा-थोड़ा हर चीज़ का नॉलेज हर चीज़ का आपको होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है राजस्थान जीके इन्होंने इंक्लूड कर दी, तो आपको उस पे भी कवर करना होगा अगर आप जॉब करते हैं या कहीं आईटी प्राइवेट फील्ड में है और सब गवर्नमेंट में आना चाहते हैं, तो आपको एटलीस्ट राजस्थान जीके तो आपको तैयार करना ही होगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई आपको जानकारी है मिलती है, आपको कैसे लगी, तो ये चीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।